पॉइंट यही था। कार्बन डेटिंग प्रणाली के बारे में जानने से पहले हम ये समझेंगे कि कार्बन अधातु होता है। पहली बात कि तत्व 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। धातु जो होते हैं ना वो प्रायः ठोस अवस्था में होते हैं। पॉइंट को क्लियर रखिएगा, धातु प्रायः ठोस अवस्था में होता है, लेकिन एक धातु ऐसा है जो ठोस अवस्था में नहीं रहता है, तो उसे आप बाद में रख लेते हैं कि द्रव धातु कौन है, तो आपका पारा गर्म हो गया है, तो पारा को आप याद रख सकते हैं Hg, ठीक है। हाई हो गया है, आपका पारा गर्म हो गया है, द्रव धातु की बात हो गई। अब तत्व का एक और प्रकार देख रहा था हमने अधातु के बारे में। अधातु के बारे में आपको टर्म याद होगा, या तो ये गैसीय अवस्था में होगी या फिर ठोस अवस्था में। अब लेकिन एक अधातु ऐसा भी है जो द्रव अवस्था में रहती है, उस अधातु का नाम है ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन जैसा ऐसा लगता है कि इस लड़की का नाम है, आप अधातु में भी इसे प्रयोग में ला सकते हैं। ब्रोमीन एक धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। तो धातुओं में देखा है हमने कि ठोस अवस्था में रहता है, अधातु या तो गैसीय अवस्था में होगा या ठोस अवस्था में होगा, लेकिन द्रव अवस्था में अधातु रहता है वो है ब्रोमीन, द्रव अवस्था में जो धातु रहता है वो है पारा। इस सब का मतलब सामान्य कमरे के तापक्रम पे होता है। अब फिर से बात आ जाती है कार्बन एक अधातु है, तो जाहिर सी बात है या तो गैसीय फॉर्मेट में होगा या ठोस फॉर्मेट में। तो बताइए किस फॉर्मेट में होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मिला हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो गैसीय फॉर्मेट वाला कार्बन चला आया। या फिर हम बात कर लेंगे कोई मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सॉलिड स्टेट में है, कार्बन ठोस अवस्था में पाया जाता है, जैसे हीरा की बात कर ले, ग्रेफाइट की बात कर ले, तो ठोस अवस्था में। कार्बन कुल मिलाकर के अगर पूछा जाए ना भौतिक अवस्था तो ठोस आप याद रखेंगे। और कार्बन का संकेत तो C होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है, वैलेंसी +-4 होती है, 3 समस्थानिक होते हैं 12, 13 और 14। चलिए कार्बन 14 के अंदर जो होता है वो रेडियो सक्रिय वाला गुण होता है, जिसकी वजह से इसका मतलब प्रयोग जो है हम जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में करते हैं। जीवाश्मों का अध्ययन पैलेंटोलॉजी कहलाता है। पहला पॉइंट क्लियर, यहाँ तक मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे। एक पॉइंट से हम कितना पॉइंट निकाले हैं आप देख लीजिए। अब अगला पॉइंट आते हैं, है अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। यकृत, ध्यान रखेंगे। यकृत जिसे आप लीवर भी कहते हैं, कलेजी जिसे आप कहते हैं ना, मांस मछली खाते होंगे कलेजी कहते होंगे। ये यकृत मतलब मनुष्य शरीर में ऐसा अंग है जो अपना फिर से विकास कर सकता है। तो पूछेगा कि जीव शरीर में कौन सा ऐसा अंग पाया जाता है जो फिर से इसका विकास हो सकता है, तो वह है यकृत या लीवर। और ध्यान दीजिएगा ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। अब ये ग्रंथि क्या होता है, जिससे रसायन निकलता है हमारे शरीर के अंदर, हार्मोन्स निकलते हैं, वो होता है ग्रंथि। तो शरीर के अंदर जो भी अंग होगा जिनसे रसायन निकलेगा, कोई रस निकलेगा, वो ग्रंथि हो जाएगा। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगी, लीवर। अब लीवर का काम ये होता है कि खाना में हम जो कुछ भी खाते हैं ना, कोई खाना ऐसा है जो हमारा शरीर नहीं लेना चाह रहा है तो उसे रोक करके रखना, रोक करके उसे निकाल देता है। लेकिन क्या होता है जब हम अत्यधिक शराब वगैरह पीने लगते हैं तो ये लीवर मतलब ठीक तरह से काम करना बंद कर देता है, और कुछ भी खाइए सब कुछ शरीर में जाता है विषैला रसायन। इस वजह से शराब पीने वाले अधिक उम्र तक नहीं जीते हैं, क्योंकि अत्यधिक शराब के सेवन से लीवर प्रभावित होता है, किडनी प्रभावित, मतलब सही कहते हैं लीवर यानी यकृत प्रभावित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है ये, आप इसके बारे में भी याद रखेंगे। अब इसके बारे में यही तक रखते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे आप खाना खाते हैं तो एक होता है कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा 2 स्रोतों से मिलती है, एक होता है कार्बोहाइड्रेट और एक होता है वसा। लीजिए कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है और वसा से भी ऊर्जा मिलती है। ध्यान रहे कि वसा से जो ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा मिलती है। तो कई लोग ये सोचते हैं कि क्यों ना हम फास्ट फूड वगैरह काफ़ी अधिक खाएं, हमें ऊर्जा अधिक मिलेगी। यहाँ हो सकता है, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वजन बढ़ जाएगा और भी तरह तरह की समस्याएं आ जाएगी, लीवर भी प्रभावित होता है। तो जैसे जिन लोगों का लीवर ख़राब होता है ना, डॉक्टरों से इस बात का सलाह देते हैं कि देख लीजिएगा तेल से बनी हुई चीज़ें आप मत खाइएगा, क्योंकि तेल से बनी हुई चीज़ों में वसा रहेगा और वसा से आपका लीवर प्रभावित होगा। तो अत्यधिक शराब के सेवन से लीवर प्रभावित होता है। चलिए ये हो गया। उसके बाद एक है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। देख लीजिए, पहली बात रक्त बनता कहाँ पे है, अस्थि मज्जा में। जैसे मुर्गा खाए होंगे तो उसका हड्डी मिलता है, हाँ मुर्गा खाए होंगे तो उसका हड्डी मिलता है। तो हड्डी वाला रस जो आप अंदर से चूस लेते हैं ना, खींच लेते हैं, तो वो है बोन मेरो या अस्थि मज्जा, वहीं पर ये ब्लड बनते हैं। अब ये ब्लड बनते हैं, इसके अतिरिक्त जो है स्प्लीन एक प्लीहा नाम का अंग होता है, स्प्लीन या प्लीहा नाम का अंग होता है, यहाँ पे भी ब्लड बनते हैं और ब्लड
मतलब मरते भी यहीं पे आकर के हैं। तो इसी वजह से आरबीसी का कब्र जो है स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। और जो भी आप खाना खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट से मैंने ऊर्जा के बारे में बताया था, आपको ऊर्जा मिलती है। आपको खाना खाने के बाद आप कई दिनों तक भूखे भी रह सकते हैं। दरअसल होता ये है, ये कार्बोहाइड्रेट को जो है लीवर ग्लाइकोजन के रूप में सुरक्षित रखता है। बाद में आपको ये ग्लाइकोजन से ऊर्जा देता रहता है और आपको सहने की ताकत मिलती रहती है। ब्लड बैंक बोन मेरो में बनता है, इसका कब्र जो है स्प्लीन या प्लीहा होता है। चलिए ये भी पॉइंट क्लियर है, बोन मेरो में अस्थि मज्जा मेरा ब्लड बनता है। अब उसके बाद है, हाँ उसके बाद है शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य काम क्या होता है। चलिए सफ़ेद रक्त कोशिका के बारे में जानते होंगे, WBC के बारे में। WBC के बारे में शरीर का डॉक्टर है ये। वाइट ब्लड सेल शरीर की रक्षा करता है, बाहर से किसी भी कीटाणु का आक्रमण होता है तो ये उसे मारने का काम करता है ये वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल, अब जैसे जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो उसे वाइट ब्लड सेल भी चढ़ाए जाते हैं, WBC चढ़ाए जाते हैं ताकि उसका घाव घोष जो है जल्दी से भर सके। उसके बाद है, हाँ तो WBC का कुल मिलाकर काम ये होता है कि शरीर को बीमारियों से बचाना। अगला पॉइंट है ये कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मछली में 2 होता है, मेढक में 3 होते हैं, मनुष्य में 4 होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में यही से सवाल पूछे जाते हैं कि मछली में कितने कोष्ठक होते हैं हृदय में, 2, मेढक में कितने, 3। देख लीजिए, समुद्र शुरू करेंगे, समुद्र वाला 2 गो मछली, ठीक है। अब कुछ ऐसा जीव चला है जो समुद्र से अब स्थल पे भी रहने लगा है तो उसे उभयचर प्राणी कहते हैं, तो उसमें 3। जो पूरा था स्थल पर रहने लगा है उसमें 4। तो मछली में 2, मेढक में 3। ऐसा होता नहीं है, सभी जीवों के साथ ऐसा नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए। मछली में 2, मेढक में 3, मनुष्य में 4 होते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, अब कहता है कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को अलग करने के लिए कौन सा अंग काम करता है। जो भी पदार्थ शरीर के अंदर ऐसा है जिसका कोई काम नहीं है उसे किडनी छान लेता है। वृक्क यानी किडनी क्या करता है, उसे छान लेता है। किडनी यानी वृक्क उसे क्या करता है, छान लेता है। तो ये पूछा जाए सवाल, शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, तो वो है वृक्क यानी किडनी। ध्यान दीजिए, प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है, वृक्क यानी किडनी। और ये शरीर के रक्त में जो भी अवांछनीय पदार्थ होते हैं जिसका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता है, ये छान करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। दूसरा बात, हाँ देख लीजिए, एक दिया हुआ है कि 40 वर्ष पूरे होने पर चर्चित अप्सरा क्या है। ध्यान दीजिएगा, अप्सरा, मैंने आप लोगों को परमाणु रिएक्टर के बारे में बताया है ना, परमाणु रिएक्टर के बारे में। हमारा भी एक परमाणु रिएक्टर है जिसका नाम है अप्सरा, और इसके 40 वर्ष कुछ साल पहले ही पूरा हुआ था, इस वजह से ये सुर्खियों में था। तो अप्सरा परमाणु रिएक्टर है। चलिए अब उसके बाद आप ऊर्जा संरक्षण के बारे में जानते हैं। ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है, बल्कि ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होता है। डायनमो की बात कर लेते हैं, यंत्र है ना, तो यांत्रिक ऊर्जा, किस ऊर्जा क्या निकाल रहा है, विद्युत ना, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करेगा। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करेगा, ऊर्जा रूपांतरक हो जाएगा। और डायनमो की खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे, आप याद रखेंगे, माइकल फैराडे। सुनते होंगे ना माइकल बेटाच, तो समझ लीजिए कुछ अच्छा बात बोला जा रहा है, क्योंकि माइकल फैराडे का जीवन कुछ संघर्षों से भरा था। ये उसके पास पढ़ने के लिए रुपया पैसा नहीं था, जिनसाजी का काम करता था। तो हम फिर डेवी आए थे, कहा था कि तुम मेरे लेबोरेटरी में काम करोगे, तब काम करने के लिए गया। वो खुद तो वैज्ञानिक थे ही, साथ साथ ये भी वैज्ञानिक बना उसके साथ साथ रह करके, और उससे बड़ा वैज्ञानिक बना। चलिए उसके बाद है पिंच ब्लेंड, एक को टर्म नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी टर्म आ रहा है सबको एक बगल से ले रहे हैं। पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है, बता चुके हैं आप लोगों को केमिस्ट्री के क्लास में। पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 92 होता है। 2 समस्थानिक 235 238 बड़े बता चुके हैं आप लोगों को। और यूरेनियम डेटिंग प्रणाली होती है एक, जिससे हम चट्टानों या पृथ्वी की आयु क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। अब चट्टान मैंने बता दिया, तो वहाँ पे हो सकता है कि मैं पृथ्वी नहीं बताया होऊंगा, आपको सवाल ये पूछ लेगा कि पृथ्वी की आयु का अनुमान किससे लगाया जाता है। तो ये समझेंगे कि पृथ्वी के अंदरूनी भाग में चट्टान है, तो इससे पृथ्वी का आयु का अनुमान लगाया जाएगा। तो कॉमन सेंस बेस्ड सवाल बहुत सारे होंगे जो आप पढ़े नहीं होंगे, लेकिन कॉमन सेंस लगा करके आप उसे बना सकते हैं। चलिए, हाँ, गिरगिट में ध्यान दीजिएगा, गिरगिट क्या करता है कि इसे कि देखे होंगे मियाँ गिरगिट लोग कहते हैं, वो ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे किसी धारी पर चढ़ करके अपना रंग बदलता रहता है। तो दरअसल उसकी त्वचा में जो है मेलेनोफोर नाम का
द्रव पाया जाता है जिसकी वजह से अपना रंग क्या करता है, बदल पाता है। तो कहिएगा ये हम भी ले लेंगे, अपना रंग बदलते रहेंगे, तो लेते रहिए। सही, बहुत सारा प्रयोग होता है। हॉलीवुड की मूवियों को देखिएगा तो गिट्टी वाला सुइया किसी को दे दिया गया है, तो किसी को मकड़ी वाला सुइया दे दिया गया है तो स्पाइडरमैन बन गया है, किसी को गिट्टी वाला दे दिया है तो हल्क बन गया है। तो जो भी हो, तो ये इमेजिनेशन की बातें हैं। तो मेलानोफोर नामक द्रव्य से जो है गिरगिट अपना रंग बदलता है। चलिए, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? सेलुलोज। सेलुलोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन होते हैं और प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाता है। हाँ, ध्यान दीजिए। एक बात समझिए, एक सवाल है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? तो एक बात समझिए, जैसे हम स्थल पर रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, तो हर साल का मौसम अलग अलग होता है। तो मौसम में क्या से मिट्टी ही आप कोड़ते होंगे, तो एक समय के बाद पहले काला परत आया, फिर कदुआइन परत आया, फिर उजला परत आ गया, फिर बालू आना शुरू हो गया। ऐसा लगता है कि उसे समय समय पर रखा गया होगा, इसी वजह से अलग अलग परत बन गया। तो अलग अलग मौसमों में जो पेड़ पौधे रहते हैं ना, तो उसमें अलग अलग प्रकार की परत बन जाती है, उसका रंग अलग अलग होता है। तो हम गिन लेते हैं परत क्या परत है उसमें, क्योंकि अलग अलग मौसम होते हैं। लेकिन समुद्र किनारों में जो वृक्ष होते हैं ना, उसमें कोई वार्षिक वलय नहीं होता। इसका कारण ये होता है कि वहाँ का मौसम हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, ना ठंडी ना गर्मी, हमेशा मौसम समान रहता है। इसी वजह से समुद्र के किनारे जो पेड़ पौधे उगते हैं उसमें वार्षिक वलय नहीं होते हैं। पॉइंट समझ में लो? हाँ, मतलब वर्ष भर में जो पेड़ पौधे का एक साल वाला जो छल्ला बनेगा, वो छल्ला का बनना वार्षिक वलय हुआ। चलिए, अब वृद्धावस्था, बूढ़ा जब व्यक्ति हो जाता है तो आदमी कहते हैं कि मर जाएगा। अभी अब वैज्ञानिक लोग ये शोध कर रहे हैं कि क्यों ना बूढ़ा अवस्था में ऐसा हम करें कि उसकी त्वचा पर झुर्रियाँ ना आए, क्या क्या बीमारियाँ होती है, मतलब बेड पे पैखाना पेशाब कर देते हैं, उस पर नियंत्रण नहीं होता है, तरह तरह की बातें होती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तब जेरोंटोलॉजी में पढ़िए। यानी वृद्धावस्था का अध्ययन क्या है? जेरोंटोलॉजी। यानी आप 0 वर्ष जिएगा नहीं आप, ठीक है, अब वो मरने वाला है, तो वृद्धावस्था का अध्ययन 0 वाला बात है, ठीक है। जेरोंटोलॉजी आप याद रखिएगा। फकर सिंह, मुझे लगता है आपको याद रहेगा, कभी आप नहीं भूलेंगे। चलिए, जेरोंटोलॉजी की बात हो गई। चलिए, अब एक डोलोमाइट की बात कर लेते हैं। अब डोलोमाइट की बात कर लीजिए। जैसे बादल का मन डोलता रहता है, ठीक है, डोलोमाइट, बादल का मन डोलता रहता है, क्यों? क्योंकि ये किसका बेटा है? कैल्शियम का। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। तो कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट, है तो मजाक नहीं, बस बात नहीं तक। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का अयस्क है ये। और चलिए, डोलोमाइट कुल मिलाकर ये भी CO3 ही होता है, संगमरमर जैसा ही होता है। इसका उपयोग कई लोग घर बनाने में करते हैं, डोलोमाइट का उपयोग। चलिए आगे बढ़ता हूँ। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन C होता है, आप सभी लोग को पता है। ये मनुष्य के जैसे कि बाल वाला जो विकास है, या फिर कई लोगों में बांझपन वगैरह हो जाता है, उसे काफ़ी अधिक डालिए विटामिन C और विटामिन E, तो वो दूर रहता है। तो आप खट्टे फलों को खाइए, बाल नहीं झड़ेगा अधिक दिनों तक। वो जो कहते हैं ना कि अधिक पढ़ने के बाद शरीर से बाल उड़ जाते हैं, मेरा तो नहीं उड़ा है, तो आप भी विटामिन C काफ़ी अधिक मात्रा में लीजिए। चलिए, एक होता है ऑडियोमीटर, ध्यान दीजिएगा। ऑडियो शब्द से क्या स्पष्ट हो रहा है आपको? ऑडियो MP3 देखे होंगे ना, ऑडियोमीटर देख लीजिए। एक होता है ऑडियोमीटर, एक होता है ऑडोमीटर, और एक होता है स्पीडोमीटर। तीनों में अंतर समझ लीजिए। स्पीडोमीटर में हम गाड़ी का रफ्तार नापेंगे, ऑडोमीटर में गाड़ी के द्वारा जो दूरी तय की जाएगी हम वो मापेंगे, और ऑडियो की बात है तो ध्वनि की बात होगी, ठीक है। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किससे? ऑडियोमीटर से, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ऑडियोमीटर से। अब मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको मतलब क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट है कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। जानते हैं इलेक्ट्रोबैसिलस का क्या होता है? जीवाणु होता है। कहेगा कि हमको यही समझ में नहीं आता है क्या होगा। तो एक बात, जब आपको समझ में नहीं आ रहा, 4 विकल्प दिए जा रहे हैं, आप उसमें से तो ऑप्ट कर लेते हैं, कर सकते हैं ना। नींद आ रही है? चलिए आगे बढ़ता हूँ। हाँ, जैसे कि वर्ण विक्षेपण होता है, तो वर्ण विक्षेपण की बात आप लोगों से की जाए तो वर्ण विक्षेपण में जैसे कि यहाँ से प्रकाशीय किरण आई तो जाना चाहिए था इधर, लेकिन चली आई इधर। तो सबसे अधिक जो मुड़ता है ना वो होता है बैगनी, बैजानी पीना ला। तो एक बात ध्यान रखिएगा,
सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। तरंगदैर्घ्य टॉप का होता है किसका? लाल का। अब तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लाल है और सबसे कम कौन मुड़ रहा है? लाल मुड़ रहा है। सबसे कम मुड़ कौन रहा है? लाल मुड़ रहा है। तो विचलन सबसे कम होता है किसका? लाल रंग का। अब इसके बाद बात करते हैं सबसे अधिक मुड़ कौन रहा है? बैगनी। तो रास्ता पर मुड़ अधिक हो तो रफ्तार कम होगा ना। तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है किसका? बैगनी का। और विचलन सबसे अधिक होता है किसका? बैगनी का। चलिए अब बात कर लेते हैं। 3 गो इधर से, 3 गो इधर से, बीच में बच गया कौन? तो पूछेगा इंद्रधनुष में पट्टी बनता है, बीच वाला रंग कौन है? हरा। याद रहेगा ना? ठीक है, इंद्रधनुष बनता है, बीच वाला पट्टी का रंग का देख लीजिए। यही सवाल हम आपको पढ़ाए होंगे ना, विषय पर नहीं बताया होंगे, लेकिन सवाल ऐसा पूछ लेता है तो आपको लगता ही है कि हम पढ़े नहीं हैं इन सभी चीज़ों को। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो कॉमन सेंस से बनाना पड़ेगा आपको। चलिए, अच्छा, मैंने आपको कई बार बताया है कि रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए फ्रीऑन गैस भरा रहता है, नहीं बताए हैं? रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी होती है? फ्रीऑन गैस भरी होती है। इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है, वो हमारे वातावरण के लिए काफ़ी खराब है। तो रेफ्रिजरेटर में परशीतक ठंडा करने वाला कौन सा पदार्थ होता है? फ्रीऑन नाम का होता है। चलिए, दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण, बता चुके हैं आपको। उसके बाद हाँ, क्या क्या रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर फ्रीज हुआ। चलिए अब आगे बात करते हैं। अच्छा, जब किडनी ने काम करता है तो डायलिसिस का उपयोग करते हैं, यही पॉइंट है डायलिसिस का। आप देख रहे होंगे कि हम क्या पढ़ाएं हैं क्या नहीं पढ़ाएं, और बता देते हैं। ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, ये प्लेटफॉर्म जो चलाती है, और इंडिया का नंबर 1 रेलवे वाला कोचिंग है ये प्लेटफॉर्म जो पटना में चलता है, उसका समूचा मटेरियल्स है। आप पढ़ चुके हैं ना इन सभी चीज़ों को, तो पता होगा हमको क्या बन रहा है, हमसे क्या नहीं बन रहा है। इन सभी चीज़ों को, सभी मतलब सिलेबस को है ना, साइंस के सभी सिलेबस को मिक्स कर दिया गया। चलिए, जब किडनी नहीं काम करता है तो क्या मिलाया जाता है? बनाया जाता है, लगाया जाता है डायलिसिस। डायलिसिस कृत्रिम वृक्क है ये, मतलब किडनी जो काम करता है वही हम क्या करते हैं, ये अत्याधुनिक उपकरण वगैरह लगा लेते हैं, तो वही रक्त को छानने का काम करते हैं। जो अवांछनीय पदार्थ होता है उसे निकालते हैं, किसकी मदद से? डायलिसिस की मदद से। यानी इसे हिंदी में अपहन भी कहते हैं। परीक्षा में अपहन नहीं लिखा मिलेगा, डायलिसिस ही लिखा हुआ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अगला परमस्तिष्क, सेरेब्रम भी से कहते हैं, सेरेब्रम अगला भाग। जो पॉइंट आएगा हम बताते चलेंगे। चलिए हाँ, चलिए अब राइफल चलाते हैं तो हम पीछे को धक्का देता है, न्यूटन का तृतीय गति नियम। इसके अतिरिक्त एक बात और बताए होंगे आपको, संवेग संरक्षण का नियम। इसमें आप ये पढ़ते होंगे कि टकराने से पहले का संवेग और टकरा करके बाद में जो जाता है वो संवेग, दोनों हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो वही बराबर करने के लिए पीछे को क्या करता है? धक्का देता है। तो अगर न्यूटन का तृतीय गति नियम नहीं मिलेगा तो संवेग संरक्षण का नियम मिलेगा, ठीक है? तो उसे आप ऑप्ट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे, इंडियन वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना, ध्यान दीजिए। बैठ सिंह आपको नींद आ रहा है? चलिए हाँ, हरगोविंद खुराना नाम सुने होंगे कि जब इससे पूछा गया ना कि आप दुनिया को तबाह कितने दिनों में कर दे, हरगोविंद तो थे होमी जहांगीर भाभा। ये खुराना, इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला है जेनेटिक्स पर, मतलब शोध के लिए, जेनेटिक्स पर शोध के लिए। अब इन्होंने क्या किया था? कृत्रिम जीन बनाया था। तो हरगोविंद खुराना का काम क्या है? ये प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला पहला वैज्ञानिक था, ये इंडिया का था। चलिए अब एक को पॉइंट हम नहीं छोड़ रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, प्रयोग से हाँ, तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? हाँ ध्यान दीजिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है। अब चंद्रमा पर कोई भी गैस रखते हैं, वो वेग में, गैस में इतना रफ्तार होता है, इतना अधिक रफ्तार हो जाता है वहाँ पर, वहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, वहाँ उसको इतना अधिक हम वेग हो जाता है ना उस गैस का, कि चंद्रमा का जो पलायन वेग है उससे अधिक वेग उस गैस का ही हो जाता है। फलस्वरूप उस गैस को फिर चंद्रमा रोक करके नहीं रख पाती है, वो वहाँ से क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? हाँ, जैसे कि एक बात बताते हैं आपको कि जैसे अंतरिक्ष वाला जहाज होता है ना, तो वो जहाज में, चलिए, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की, आप जानते हैं हरे पेड़ पौधे में होते हैं,
तो इसका छोटा यूनिट जो होता है ना, इसे मापने के लिए एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जिसे क्वांटासोम कहा जाता है। क्वांटासोम कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटासोम कहेंगे इसे। अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का, बता चुके हैं आप लोगों को, आइसोप्रीन का। चलिए, द्रव की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पांचवी अवस्था क्या है? बीईसी। तो प्लाज्मा के कारण ही सूर्य तारों में चमक होती है। अब बीईसी में क्या होता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसकी अवधारणा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने रखी थी। इसमें पदार्थ की जो गैस होता है ना, उसको एक लखमा भाग में तोड़ देते हैं और इसे परम शून्य तापक्रम के करीब ले जाते हैं, तो सबका कम करना बंद कर देता है। तो यही अवस्था था बीईसी, परम शून्य के तापक्रम के करीब ले जाएंगे। अब अगला पॉइंट की बात कर लें। हाँ, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? मतलब पहली बात, धारा, विद्युत धारा मापने के लिए क्या उपयोग में लाते हैं? आमीटर। आमीटर रहेगा या फिर एमीटर रहेगा, दोनों एक ही है, घबराने का मतलब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए, और प्रकाशीय ध्रुवण की एक घटना होती है, प्रकाश में ध्रुवण की एक घटना होती है, जिससे ये पता चल पाता है प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, इसकी व्याख्या किससे होती है? ध्रुवण से। चलिए, अगला पॉइंट है, मानव रक्त का कहते हैं वृत्ताकार वलय पर गुरुत्व केंद्र कहाँ अवस्थित होता है? तो जैसे वृत्ताकार कोई पथ है, इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होगा? बीच में। जहाँ पर कोई वस्तु का समस्त भार केंद्रित रहता है ना, उसे हम गुरुत्व केंद्र कहते हैं। चलिए, तो वृत्ताकार पथ के लिए गुरुत्व केंद्र कहाँ हो जाएगा? सेंटर में। मौत का कुआं वाला सेंटर अप्लाई कीजिएगा आप लोग। अब अगले टर्म की बात करें हम, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 से लेकर 7.6 के बीच। चलिए, ये भी पॉइंट क्लियर है आपको। अच्छा, हीरा क्या है? कार्बन का प्रूफ है, जानते हैं आप सभी लोग जानते हैं। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, 2.42 होता है। और क्रांतिक कोण की बात होगी तो दशमलव उठा करके बीच में रख देंगे, 24.2 रख देंगे। चलिए, ग्रह की गति का नियम केपलर ने दिया था, देख लीजिए, ग्रह की गति का नियम केपलर ने दिया था। जैसे कि बताए थे कि आपको सूर्य है, ये ग्रह गति कर रहे हैं किस पथ पर? दीर्घवृत्तीय पथ पर, दीर्घवृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं। तो ये बताया था किसने? केपलर ने। चलिए, तो ग्रह की गति का नियम था केपलर ने। इसके बाद बात कर लेते हैं मतलब हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? नाभिक संलयन पे बता चुके हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, बता चुके हैं। चलिए, और कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? पानी, बता चुके हैं। तिरिक बिंदु के बारे में बताए होंगे, 0 डिग्री सेल्सियस जल का होता है। चलिए, अब कैरेट भी भार का मात्रक है, ध्यान रखिएगा। सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है? कैरेट से। मतलब और ये भार का मात्रक है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का, पता होगा आप लोगों को। अब लेकिन इतना मुलायम होता है कि इसका आभूषण नहीं बना सकते हैं, तो 18-20 का रहता है आभूषण। चलिए, इसमें क्या मिलाते हैं? चांदी। चलिए, अब बात कर लेते हैं। अच्छा, गैल्वेनाइजेशन होता है, गैल्वेनीकृत लोहे पर क्या होता है? जिंक की परत चढ़ी होती है, जस्ता की परत चढ़ी होती है, जिससे उसमें जंग ना लगे। पढ़ चुके हैं आप। चलिए, 28 फरवरी 1930 ईस्वी को सर सीवी रमन को रमन इफेक्ट की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। रमन प्रभाव प्रकाश से संबंधित है, इसी वजह से हमारे देश में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान के दिवस के रूप में मनाया जाता है। पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब 28 फरवरी को उसका जन्मदिन नहीं है, बल्कि इसी दिन क्या किए थे? ये खोज किए थे, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चलिए, और ये जन्म तिथि याद नहीं रखना जरूरी है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। सर सीवी रमन का जन्म जो है 7 नवंबर 1988 को हुआ था। परीक्षा में पूछेगा बिल्कुल भी नहीं, ये फालतू का टर्म है। चलिए, अब आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? गलकंड यानी घेगा रोग होता है, पता है आपको। विद्युत मोटर, अब उसमें बैटरी जोड़े हैं तो वो विद्युत मोटर चलने लगा है, घूमने लगा है, तो ये विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में तब्दील कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा में तब्दील कर रहा है। 1888 में, 1988 लिख दिए हैं। चलिए, अब हाँ, बात आगे बढ़ते हैं। हाँ, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? अगर पृथ्वी घनत्व को मापा गया ना, तो ये पता चला कि 1 cm घनत्व cm क्यूब, 1 cm ऊपर से, 1 cm चौड़ा, 1 cm लंबा और 1 cm गहरा। चौड़ा लंबा 1 cm क्यूब जो होगा छोटा सा, उसे मापे ना, तो हमको ये पता चला कि पृथ्वी का औसत घनत्व इतना है। यानी कि 1 cm क्यूब में 1 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचा जो क्षेत्रफल होगा क्यूब की तरह, उसमें वजन कितना होगा? 5.5 ग्राम। तो पृथ्वी का घनत्व ये हो जाता है 5.5 ग्राम प्रति cm क्यूब।
औसत घनत्व है। ये अलग बात है कि भूपर्पट्टी का जो ऊपरी सतह होता है, भूमि का जो ऊपरी सतह होता है भूपर्पट्टी, उसका घनत्व सबसे कम होता है। जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ते जाएंगे घनत्व बढ़ता जाएगा, और सबसे अधिक घनत्व क्रोड का होगा, जो जिसे नीफे कहते हैं, निकेल और आयरन से बना होता है, ये आप लोगों को पता है। चलिए अब पृथ्वी जो है, हाँ अगला पॉइंट क्या है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्या करती है, परिक्रमा करती है। बता चुके हैं ना। शुक्र और यूरेनस यानी अरुण ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर जाता है। इसी वजह से उन दोनों ग्रहों पर सूर्योदय किस दिशा में होता है, पश्चिम दिशा में। शुक्र और अरुण पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है, क्योंकि ये पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, जबकि अन्य ग्रह क्या होते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर सूर्योदय पूरब में होता है। शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, इसी वजह से सूर्योदय पश्चिम में होता है। ट्रेन वाली बात, अगर पश्चिम से पूरब जा रहे हैं तो पेड़ पौधे जो होंगे वो लगेगा पूरब से किधर की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर। उसी तरह से लगता है कि सूरज उधर है तो वो पूरब से किधर की ओर जा रहा है, पश्चिम से। दरअसल हम जा रहे हैं पश्चिम से किधर की ओर। ट्रेन वाली बात को आप अप्लाई कर लीजिएगा। अब अगले बात की बात कर लेते हैं। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है, O4। लाल सीसा रेड लेड Pb3O4, इसे लाल सीसा के रूप में भी जाना जाता है। चलिए इसके बाद अगला टर्म है, हाँ फाइकोलॉजी किसका अध्ययन, शैवालों का अध्ययन। बता चुके हैं आप लोगों को। और कवकों का अध्ययन क्या होता है, माइकोलॉजी होता है। चलिए विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, बता चुके हैं आप लोगों को। साइनोकोबालेमिन इसका रासायनिक नाम होता है। चलिए मेनिंजाइटिस रोग माथा में होता है, ठीक है, मेनिंजाइटिस रोग माथे में होता है। इसे तंत्रिका शोथ भी कहते हैं, ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है, तंत्रिका शोथ भी कहते हैं इस बीमारी को। चलिए हाँ, डार्क एवेंजर नाम का एक पदार्थ है, ध्यान रखिएगा। डार्क एवेंजर ये वायरस है, कंप्यूटर वायरस। डार्क एवेंजर ये एक प्रकार का जो है कंप्यूटर वायरस है, याद रखिएगा, कंप्यूटर वायरस है ये डार्क एवेंजर। चलिए ये हो गया। हाँ हमारे शरीर का अंग होता है कोलन। हाँ कोलन में क्या होते हैं, जीवाणु द्वारा जो होते हैं विटामिन के का निर्माण किया जाता है। मैंने आपको बताया ना कि शरीर में 2 विटामिन बनते हैं, एक विटामिन डी, विटामिन के। विटामिन डी त्वचा वाला जो बसा होता है उससे बनता है, और विटामिन के कोलन में जो बैक्टीरिया होते हैं उससे द्वारा विटामिन के बनते हैं। अब एक टर्म क्लियर, एक पेज क्लियर हो गया रुक्मिणी पब्लिकेशन का। ये था आज का साइंस क्लास। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।